फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों रीट मेंस भर्ती परीक्षा से संबंधित लेवल 2 में आपका साइंस मैथ से संबंधित माइनर टेस्ट 08 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और साइंस मैथ से संबंधित है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। काफ़ी यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए ये होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखिए, अकबर के गुजरात अभियान 1573 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? तो अकबर के द्वारा जब गुजरात अभियान किया गया था 1573 में, तो किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर महाराजा राय सिंह जो है बीकानेर वाले, इन्होंने सहयोग प्रदान किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में शामिल था? तो महाराणा प्रताप की सेना में हल्दीघाटी के युद्ध में कौन शामिल था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके कौन शामिल हो जाएंगे? शालीवाहन, मान सिंह, जगन्नाथ कछवा, सैयद हासिम बरहा। तो मान सिंह, जगन्नाथ कछवा, ये तो आपके अकबर की सेना में शामिल थे। शालीवाहन जो यहाँ पर दिया गया है, ये आपके महाराणा प्रताप की सेना में शामिल थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैन्य टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो नसीराबाद में आपकी कौन सी सैन्य टुकड़ी जो है ये 1857 की क्रांति के समय यहाँ पर तैनात नहीं थी, ये आपसे पूछा गया है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, प्रथम बॉम्बे लांसर्स, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो यहाँ पर आपकी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है ये तैनात नहीं थी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। ये यहाँ पर आपकी तीनों तैनात थी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? तो विजय कटकातु की उपाधि जो है यह आपके महाराणा राज सिंह को दी जाती है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। इनका कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो 1652 से लेकर 1680 इनका कार्यकाल रहा है। औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था, तो यह आपसे पूछा जा सकता है। इनको हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि भी दी जाती है। तो ऑप्शन 2 जो है वह यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर यह पूछा गया है, जो आपके 1857 में विद्रोह हुए थे उनको डेट के अनुसार यानी काल क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करना है। एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, आहुआ। तो सबसे पहले क्रांति आपकी कहां पर हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपकी कहां पर हुई? नीमच में हुई। तो 3 के बाद आपका 2 होगा। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपका दिया गया है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका? नसीराबाद, फिर आपका क्या आ जाएगा? नीमच आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पर एरिनपुर आ जाएगा, फिर आपका आहुआ आ जाएगा। ठीक है, नसीराबाद में क्रांति आपकी 28 मई को हुई थी और आपकी 3 जून को क्रांति जो है वो नीमच में हुई थी। अगला सवाल देखिए, 1857 ईस्वी के संघर्ष में कोटा में ब्रिटिश रेजिडेंसी पर हमले के दौरान क्रांतिकारियों ने रेजिडेंट मेजर बटन के साथ निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की हत्या की थी? तो मेजर बटन की हत्या की थी कोटा के अंतर्गत जब क्रांति हुई थी आपकी 15 अक्टूबर 1857 को। तो यहाँ पर मेजर बटन की हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर यह पूछा गया मेजर बटन के साथ किसकी हत्या की गई थी? तो यहाँ पर सेडलर की हत्या भी की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, डोसी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो डोसी का युद्ध अगर आपसे पूछा जाए ये किस किस के मध्य लड़ा गया, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आपके राव लूणकरण व अभी मीरा के मध्य लड़ा गया था डोसी का युद्ध। ठीक है, अगला सवाल है, अनूप सिंह को महाराजा और माही मराठी की उपाधि किसने दी थी? तो अनूप सिंह जो थे इन्हें माही मराठी की उपाधि दी गई थी। तो ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा और ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। किस शासक ने आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ये आपसे पूछा गया है। ये यहाँ पर अल्लट के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल आपका सही होगा। अल्लट के द्वारा ही आहड़ को राजधानी बनाया गया था। इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। अगला सवाल है आपका, जयसोम कृत कर्मचंद वंशोत्कीर्णम काव्यम नामक ग्रंथ में बीकानेर शासक राय सिंह को क्या कहा गया है? तो बीकानेर का जो राय सिंह था इसे क्या कहा गया है? इसे राजेंद्र कहा गया है। आपके कर्मचंद्र वंशोत्कीर्णम काव्यम में इसे क्या कहा गया है? राजेंद्र कहा गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, मुगल उत्तराधिकार में औरंगजेब का पल्ला भारी होता देख किस राजपूत शासक ने अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा था? तो मुगल उत्तराधिकारी जब आपका संघर्ष चल रहा था तो औरंगजेब का पलड़ा भारी होता देख किस राजपूत शासक ने अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायतार्थ भेजा था?
तो ये आपसे पूछा गया है। तो ये यहाँ पर कर्ण सिंह को भेजा गया था। ऑप्शन थर्ड जो है वो आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, बीकानेर शासक रतन सिंह ने राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को ना मारने की शपथ कहाँ दिलवाई थी? तो बीकानेर के जो शासक थे आपके रतन सिंह, इन्होंने राजपूत शासकों से उनकी कन्याओं को ना मारने की शपथ आपकी कहाँ पर दिलवाई थी? तो ये गया में दिलवाई थी। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही होगा। महाराजा गंगा सिंह का नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा था। तो महाराजा गंगा सिंह जो है, इनका नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल कितना रहा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये इनका 1921 से 1925 रहा था। ऑप्शन टू यहाँ पर आपका सही होगा। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष रहे थे आपके गंगा सिंह बीकानेर वाले। तो यहाँ पर जो है 1921 से 1925 तक ये आपके अध्यक्ष रहे थे। बीकानेर शासक जिसने नौता तथा तख्तनिसी की भांच नामक कर को समाप्त किया। तो बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने नौता और आपके तख्तनिसी की भांच नामक कर को समाप्त किया था? तो ये आपके हो जाएंगे महाराजा शार्दुल सिंह। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, जयसिंह सूरी ने अपने किस ग्रंथ में भूताला युद्ध, जो कि आपका 1227 ईस्वी में लड़ा गया था, का उल्लेख किया है? तो जयसिंह सूरी की प्रसिद्ध पुस्तक है हमीर मद मर्दन। ऑप्शन वन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसमें इसका आपको उल्लेख मिलेगा। ठीक है, ये मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था। इसको हम कैसे याद करते हैं? जैत्र चित्र इत्र, जैत्र चित्र और इत्र, यानी जैत्र सिंह जो थे, इन्होंने चित्तौड़गढ़ को राजधानी बनाया था और इल्तुतमिश के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो इल्तुतमिश के साथ ये युद्ध हुआ था भूताला का युद्ध, जो कि 1227 में आपका हुआ था। अगला सवाल देखिए, साहिबा का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। साहिबा का युद्ध जो है ये आपका राव जयसी और मालदेव के मध्य हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर आपका सही होगा। मेवाड़ शासक तेज सिंह के समय ताड़पत्र ग्रंथ को चित्रित करने का कार्य किया था। तो तेज सिंह के समय जो ताड़पत्र पर ग्रंथ चित्रित करने का कार्य ये किसने किया था? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है, काफी बार ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये कमल चंद्र के द्वारा किया गया था। ठीक है, तेज सिंह के काल में एक ताड़पत्र मिला था मेवाड़ में, जो ये कमल चंद्र के द्वारा आपका चित्रित किया गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। तो ये बात तो सही है आपकी। इस आक्रमण में चित्तौड़ में के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदिया के सामंत लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों, चित्तौड़ के किवाड़ की रक्षार्थ सिसोदिया के सामंत थे लक्ष्मण सिंह, अपने 7 पुत्रों सहित वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है। मेवाड़ शासक राणा लक्ष्य सिंह के समय बूंदी के नकली किले की रक्षार्थ किसने अपने प्राणों की आहुति दी? तो नकली किले की रक्षार्थ हेतु अपने प्राणों की आहुति किसने दी थी, यह आपसे पूछा गया है। तो ये कुंभाहाड़ा के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। जब नकली किले का निर्माण करवाया गया था तब यहाँ पर कुंभाहाड़ा के द्वारा अपने प्राणों की आहुति दी गई थी नकली दुर्ग की रक्षा के लिए। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महाराणा कुंभा के संबंध में सही नहीं है। तो महाराणा कुंभा के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? महाराणा कुंभा ने 1433 से 1468 तक शासन किया। महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण हेतु मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। कुंभा के काल में चक्रपाणी मिश्र ने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की। महाराणा कुंभा के दरबार में कानव्यास, मंडन, गोविंद, टीला भट्ट आदि विद्वानों को आश्रय मिला हुआ था। तो यहाँ पर यह पूछा गया है कौन सा यहाँ पर असत्य है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड वाला है ये असत्य है, क्योंकि चक्रपाणी मिश्र जो है दोस्तों वो इनके काल में नहीं थे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये महाराणा प्रताप के काल में थे। और बाकी यहाँ पर जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। तो ये याद रखना, कानव्यास, मंडन, गोविंद, टीला भट्ट ये महाराणा कुंभा के काल में ही थे। अगला सवाल देखिए, राणा सांगा ने खानवा के युद्ध में घायल होकर मैदान छोड़ने के पश्चात बाबर के गवर्नर अफाम से संघर्ष कहाँ किया? तो ये कहाँ पर हुआ था? यह आपके इरिच में हुआ था। दो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। तो खानवा युद्ध में घायल होकर मैदान छोड़ने के पश्चात बाबर के गवर्नर अफाम से संघर्ष किया था सांगा ने, कहाँ पर? इरिच में। अगला सवाल है आपका, चित्तौड़ के द्वितीय शाखा होने का कारण था। तो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा होने का कारण क्या था, यह आपसे पूछा गया है। तो बहादुर शाह का आक्रमण। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। तो चित्तौड़ के द्वितीय शाखा होने का कारण क्या था? बहादुर शाह का आक्रमण। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। कर्नल टोड ने दिवेर युद्ध को संज्ञा दी थी। तो दिवेर का युद्ध आपका 1582 में हुआ था। कर्नल टोड के द्वारा इसे क्या कहा गया, ये आपसे पूछा गया है। तो इसे मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। और मेवाड़ की थर्मोपोली जो है ये इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, खमनोर का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को अब्बुल फजल के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल देखिए, किस शासक ने जजिया के बदले
पुर मांडल बदनौर मुगलों को सौंप दिए। तो जजिया कर जो था उसके बदले पुर मांडल और बदनौर मुगलों को सौंप दिए थे। तो ये किसने सौंपे थे? तो ये महाराणा जयसिंह ने सौंपे थे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, किस शासक ने उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया? तो सहेली की बाड़ी का निर्माण आपके संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महामंत्री राजा का मुख्य सलाहकार, भांडागारिक राजकोष का मुख्य अधिकारी, संधि विग्रह कस्बों की सेना का अधिकारी, महाप्रतिहार राज्यसभा में अनुशासन बनाए रखना तथा नव आगंतुकों का स्वागत करने वाला अधिकारी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। तो संधि विग्रह जो दिया गया है यहाँ पर वो आपका असुमेलित है, कस्बों की सेना का अधिकारी। आगे देखिए, राजस्थान में महतर नामक अधिकारी संबंधित था। तो महतर नामक अधिकारी, अच्छा सवाल है, ये आपका पूछा जा सकता है। तो महतर नामक अधिकारी जो था ये आपके गांव से संबंधित था। राजस्थान में आयात निर्यात पर वसूला जाने वाला कर कौन सा था? तो आयात निर्यात पर वसूला जाने वाला कर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये ढाण यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो। अगला सवाल देखिए, डाबी एवं जीवनी नामक सामंती श्रेणियां किस रियासत से संबंधित है? तो ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। ये आपका किस रियासत से संबंधित है? जैसलमेर रियासत से संबंधित है। ऑप्शन 3 जो है ये यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में राजा द्वारा ब्राह्मण व चारण को अनुदान के रूप में दी गई जागीर को कहा जाता था। तो ब्राह्मण और चारण को अनुदान में दी गई जागीर को क्या कहा जाता था, यह आपसे पूछा गया है। तो इसे शासन कहा जाता था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो ब्राह्मण व चारण को अनुदान में दी गई जो जागीर होती थी उसे शासन कहा जाता था। कर्नल अबोड को चुनौती देते हुए सैनिकों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह कर शस्त्रागार में आग लगा दी थी। बहुत ही अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। ये कर्नल अबोट आपको ध्यान रखना है। देखो नॉर्मली ये सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये कहाँ की बात की जा रही है? नीमच की बात की जा रही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 1857 के संघर्ष के दौरान बडलू में राजकीय सेना से मुकाबला किसने किया? तो 1857 के संघर्ष के दौरान बडलू में राजकीय सेना का मुकाबला किसके द्वारा किया गया? तो ये आसोप के ठाकुर शिवनाथ के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की किस रियासत में पटियाला की राजकीय सेना की सहायता से शांति स्थापित की गई? तो पटियाला की जो सेना थी उसकी सहायता से राजकीय शांति जो है वो स्थापित की गई थी। तो ये कहाँ पर की गई थी? आपकी धौलपुर में की गई थी, क्योंकि धौलपुर में आपके बाहर के सैनिक आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो क्रांति को शांत किया था। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक कौन हैं? तो म्यूटिनीज इन राजपुताना के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ऑलरेडी ये सवाल काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। IT पिचाड़ यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। 1857 की क्रांति में कोटा महाराव व क्रांतिकारियों में मध्यस्थता किसने करवाई? तो कोटा के महाराव और क्रांतिकारियों में मध्यस्थता किसके द्वारा करवाई गई थी? तो ये आपके गुसाई जी के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। तो कोटा के महाराव और क्रांतिकारियों के बीच में मध्यस्थता गुसाई जी के द्वारा यहाँ पर करवाई गई थी। अगला सवाल है, बहादुर व्यक्तियों के विशेष कार्यों का वर्णन करने वाली लोक गाथा रचना कहलाती है? तो बहादुर व्यक्तियों के जो विशेष कार्य होते हैं उनका वर्णन करने वाली लोक गाथा आपकी क्या कहलाती है? तो ये आपकी झीड़ा कहलाती है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वचनिका व दवावेद किस प्रकार की विधाएं हैं? तो वचनिका और दवावेद आपकी किस प्रकार की विधाएं यहाँ पर हो जाएगी? तो ये गद्य और पद्य मिश्रित हो जाएगी। प्रारंभिक कालीन जैन साहित्य में रास, चौपाई, चरचरी आदि किस प्रकार के काव्य है? तो रास हो गया, चौपाई होगी, चरचरी होगी, ये किस प्रकार के काव्य हो जाएंगे? कथा काव्य यहाँ पर हो जाएंगे। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा, कथा काव्य। अगला सवाल है, निम्न में से रचना और लेखक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो आपकी चंद्रप्रदाय ने लिखी, हंसावली सारंगधर यहाँ पर दिया गया है, वीर रामायण बादर ढाडी के द्वारा लिखी गई, आबू रास आपकी कवि पालन यहाँ पर दिया गया है। तो कौन सा यहाँ पर असुमेलित है? तो हंसावली जो सारंगधर दिया गया है ये यहाँ पर आपका गलत है। बाकी कवि पालन के द्वारा और भी रचनाएं लिखी गई है। आबू रास आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बीसलदेव रासो नामक काव्य में नायक नायिका है। तो बीसलदेव रासो जो है इसमें नायक नायिका का नाम आपसे पूछा गया है, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? तो राजा बीसलदेव हो जाएंगे। इसके अलावा रानी राजमती आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला सवाल है, गुमशुदा बच्चों को तलाश कर उनकी घर वापसी हेतु 1 से 30 अप्रैल 2025 तक किसके द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन कुशी आपका 9 चलाया गया? तो ये किसके द्वारा चलाया गया ये आपसे पूछा गया है। तो ये राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है,
22 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलाना बीकानेर से देश के 103 पुनर्विकसित अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया। इनमें राजस्थान के कितने स्टेशन सम्मिलित हैं? तो टोटल 103 स्टेशनों का उद्घाटन हुआ। इसमें आपके दोस्तों राजस्थान के कितने हैं ये आपसे पूछा गया है, तो ये राजस्थान के कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। और ये बात कब की है? 22 मई 2025 की है। अगला सवाल है, 29वें राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 28 जून को इस समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर में किया गया। इस समारोह के दौरान 1 करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देने वाले 35 भामाशाहों को शिक्षा भूषण सम्मान प्रदान किया गया। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। तो जो आपका भामाशाह सम्मान हुआ था ये 28 जून को हुआ था। तो 28 जून को इस समारोह का आयोजन शिक्षा विभाग द्वारा जयपुर में किया गया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। यहाँ पर सेकंड कथन जो है ये गलत है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 4 जून 2025 को राजस्थान के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट की सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये इजी सा सवाल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैनार और खीचन यहाँ पर हो जाएगा। अब आपकी 4 रामसर साइट राजस्थान में हो चुकी है। एक तो आपका केवलादेव है, सांबर है, मैनार है और खीचन है। 4 रामसर साइट राजस्थान में हो चुकी है। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया? तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य किसे मनोनीत किया गया? तो ये आपके प्रोफेसर गौरव वल्लभ को मनोनीत किया गया। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपको बताना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 19 जून तक पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान कुल 60 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य है ये आपको बताना है। तो आपकी जो सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप हुई थी इसका आयोजन 14 से 19 जून तक पूर्णिमा विश्वविद्यालय जयपुर में किया गया। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और यहाँ पर ये 60 पदक वाली जो बात है ये यहाँ पर गलत दी गई है। तो यहाँ पर 1 आपका जो है वो करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना कब जारी की गई? तो राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 की अधिसूचना आपकी कब जारी की गई? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये आपकी 29 मार्च 2011 को जारी की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना व कार्य का उल्लेख किस नियम के तहत है? तो ये आपका किस नियम के तहत यहाँ पर किया गया है? तो ये आपका नियम 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में महिलाओं की न्यूनतम संख्या होगी। तो विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारी समिति में महिलाओं की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 50% हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय विकास योजना के वर्णन में शामिल नहीं है? तो विकास योजना के वर्णन में कौन सा आपका शामिल नहीं है ये आपको बताना है। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति के बैंक खाते का विवरण जो है ये शामिल नहीं है, बाकी चीजें यहाँ पर आपकी शामिल है। अगला सवाल है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011। तो आरटीई नियमावली 2011 के नियम 6 के तहत प्रदान किए जाने वाले विशेष प्रशिक्षण के संबंध में सत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो विशेष प्रशिक्षण RSCERT द्वारा अनुमोदित आयु आधारित शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के तहत आसपास के क्षेत्र की सीमा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथनों की पहचान करें। कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी। तो यहाँ पर कौन सा आपका सही है? दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, 1 से 5 तक तो 1 किलोमीटर है, फिर 6 से 8 तक आपके 2 किलोमीटर है। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के नियम 9 के तहत स्थानीय प्राधिकारी अपने अधीन सभी बालकों को हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से अभिलेख रखेगा, जिसमें किस आयु वर्ग का रिकॉर्ड संधारण करेगा? तो ये किस आयु वर्ग का रिकॉर्ड संधारण करेगा? जन्म से 14 वर्ष। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए आरटीई अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है? तो ये योजना बनाना आपका क्या कहलाएगा? विद्यालय मानचित्रण कहलाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है।
तो धारा 29(1) के तहत राजस्थान की शैक्षिक प्राधिकारी संस्था आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी हो जाएगी RSCERT। ऑप्शन थर्ड सही होगा। RTE अधिनियम 2009 के तहत असुमेलित को छाटिए। तो यहाँ पर असुमेलित को आपको छाटना है RTE एक्ट 2009 के तहत। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35, राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34, बालक की शिकायत दूर करना धारा 32, बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना धारा 31। तो कौन सा यहाँ पर असत्य है? तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 35 में नहीं है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार पहली से 5वीं कक्षा के लिए विद्यालय में 200 बालकों से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक को छोड़कर छात्र शिक्षक अनुपात कितने से अधिक नहीं होगा? तो 5वीं कक्षा के लिए पूछा गया है, 200 बालकों से अधिक होने पर, तो 200 बालकों से अधिक होने पर छात्र और शिक्षक का अनुपात पूछा गया है प्रधानाध्यापक को छोड़कर। तो कितना हो जाएगा? ये आपका 40:1 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है, 40:1। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानव मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 74 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। तो 1 से 5 तक के लिए 74 विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 3 हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम शिक्षण घंटे क्या है? तो 6ठी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए एक शैक्षणिक वर्ष के न्यूनतम घंटे कितने हो जाएंगे आपके? तो ये आपके 1000 हो जाएंगे। अगला सवाल है, RTE अधिनियम 2009 की अनुसूची में 2022 में हुए संशोधन में कक्षा 1 से 5 के लिए कितने दिव्यांग बालक पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है? तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए कितने दिव्यांग बालक पर एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 10 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, RTE अधिनियम 2009 की धारा 37 में प्रावधान है। तो धारा 37 में आपका क्या प्रावधान है, ये आपको बताना है। सद्भाव पूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। RTE अधिनियम 2009 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या होगी। तो राज्य सलाहकार परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 15 यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन 4 सही है। RTE अधिनियम 2009 की धारा 32 के तहत स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय से असहमति रखने वाला व्यक्ति बालक अधिकारों के संरक्षण के लिए किसके समक्ष अपील कर सकेगा? तो ये किसके समक्ष अपील कर सकेगा? तो राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष ही अपील कर सकेगा। अगला सवाल है, RTE अधिनियम 2009 के तहत बालक अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो राज्य सरकार को अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु परामर्श देना। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है, ये यहाँ पर कार्य नहीं होगा। राजस्थान सरकार द्वारा RTE नियमावली 2011 के किस नियम में वर्ष 2021 में संशोधन द्वारा विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई? तो निःशुल्क यूनिफॉर्म की हकदारी प्रदान की गई किस नियम के तहत? तो ये आपका नियम 8 यहाँ पर हो जाएगा। RTE 2011 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। अभी यहाँ पर मैथमेटिक्स के सवाल है दोस्तों, तो ये मैथमेटिक्स के सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं। तो इनकी एक बार PDF में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो वहाँ से इसका सोल्यूशन भी साथ में डाल दूंगा, तो एक बार वहाँ से आप चेकआउट कर लेना। बाकी जो और सवाल है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं मैथमेटिक्स के अलावा। ठीक है। तो अगला सवाल आपका हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 96। तो क्वेश्चन नंबर 96 के बारे में हम देखते हैं। निम्न में से असुमेलित यहाँ पर पूछा गया है। तो असुमेलित आपको बताना है, अंश स्त्रावी ग्रंथियां लार व अशु ग्रंथियों में, हृदय पेशीय रेखित व अनैच्छिक प्रकार की में, रेखित पेशियां रक्त वाहिकाओं के प्रसार व संकुचन में सहायक, पूर्ण स्त्रावी ग्रंथियां तेलीय ग्रंथियों में। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित हो जाएगा? तो यहाँ पर रेखित पेशियां जो दी गई है रक्त वाहिकाओं के प्रसार व संकुचन में सहायक, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। कोर्क कोशिकाओं की जल व वायु के लिए अप्रवेश्य प्रकृति किस रसायन के जमाव के कारण होती है? तो अप्रवेश्य प्रकृति किस रसायन के जमाव के कारण होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपके सुबेरिन के कारण होती है। कौन सी एक कोशिका परिपक्व तथा विभेदित होने पर कोशिका द्रव्य रखती है परंतु केंद्रक नहीं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चालनी नलिका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। वायुक्त पाया जाता है। तो वायु तक आपका कहाँ पर पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका जलीय पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित नहीं होती है? तो कौन सी फ्लोएम कोशिकाएं आपकी जीवित नहीं होती है?
तो फ्लोएम रेशे जो होते हैं ये आपके जीवित नहीं होते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से जाइलम तत्व भोजन संचयी का कार्य करते हैं? तो कौन से जाइलम तत्व आपका भोजन संचयी का कार्य करते हैं? तो यहाँ पर जाइलम मृदुतक में हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही है। निम्न में से कौन सा उत्तक शरीर में सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करता है? तो सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कौन कार्य करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपका उपकला उत्तक करता है। ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पर आपका सही होगा। संयोजी उत्तकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संयोजी उत्तक जटिल प्राणियों के शरीर में सर्वाधिक तथा विस्तृत रूप से वितरित होते हैं। ये अन्य उत्तकों को जोड़ते हैं तथा सहारा प्रदान करते हैं। तो संयोजी उत्तक के बारे में पूछा गया है। तो संयोजी उत्तक जटिल प्राणियों के शरीर में सर्वाधिक तथा विस्तृत रूप से वितरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये अन्य उत्तकों को जोड़ते हैं तथा सहारा प्रदान करते हैं। तो ये दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, सल की उपकला कहाँ पाई जाती है? तो सल की उपकला आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपकी फेफड़ों के वायुकोश में पाई जाती है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता किस उत्तक में पाई जाती है? तो सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता आपकी किस उत्तक में पाई जाती है? तो ये तंत्रिका उत्तक में आपकी पाई जाती है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 106 यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्नायु, कंडरा, एरियोलर उत्तक और वसा उत्तक। तो यहाँ पर अगर हम सुमेलित करते हैं तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ये देखिए आप, स्नायु जो है इसमें तो आपका हो जाएगा अस्थि को अस्थि से जोड़ना। तो अस्थि को अस्थि से जोड़ना आपका इसमें हो जाएगा, यानी ए में आपका 2 होगा। तो ए में आपका 2 जो है वो यहाँ पर 2 ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपका कंडरा जो है इसमें आपका हो जाएगा, स्नायु में तो अस्थि को अस्थि से जोड़ना हो जाएगा, कंडरा में आपका पेशी को अस्थि से जोड़ना हो जाएगा, और एरियोलर उत्तक में आपका त्वचा की पेशियों से जोड़ना हो जाएगा, और वसा उत्तक में आपका वसा का संचय हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 2 3 4 1 जो है वो राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, समान कोशिकाओं का एक समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों के साथ विशिष्ट कार्य दर्शाता है, इस तरह के संगठन को कहते हैं। तो इस तरह के संगठन को उत्तक कहा जाता है। निम्न में से किस उत्तक की कोशिकाएं उष्मीय कुचालक होती है? तो कौन सा उत्तक है जिसकी कोशिकाएं आपकी उष्मीय कुचालक होती है? तो वसा में उत्तक यहाँ पर आपका सही होगा। तंत्रिका उत्तक में का कार्य पोषण व उत्सर्जन है। तो तंत्रिका उत्तक में किसका कार्य पोषण और उत्सर्जन है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूरोग्लियल कोशिकाओं का। ऑप्शन 3 सही है। पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई कहलाती है। तो पेशीय संकुचन जो होता है इसकी क्रियात्मक इकाई आपकी सार्कोमियर कहलाती है। ऑप्शन 1 सही है यहाँ पर। निम्न पर विचार कीजिए। मरुस्थलीय पादपों में जल की स्थिति को रोकने के लिए क्यूटिकल पाई जाती है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। ठीक है। मरुस्थलीय पादपों में जल की क्षति को रोकने के लिए क्यूटिकल पाई जाती है। रंध्र गैसों के आदान प्रदान वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 112। कौन से रक्त स्कंदक कारक को स्टुअर्ट कारक के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा आपका रक्त स्कंदक कारक को स्टुअर्ट कारक के नाम से जाना जाता है? तो ये आपके कारक 10 को जाना जाता है। कारक 10। रक्त बिंबाणु जिसे आपके थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जाना जाता है, में सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो सर्वाधिक उपयुक्त कथन आपको बताना है। उनमें कोई केंद्रक नहीं होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपके रक्त बिंबाणु थ्रोम्बोसाइट में कोई केंद्रक नहीं होता है। वे कोशिकाओं के बहुत छोटे टुकड़े होते हैं। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। इनमें लाल रंग का वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। वे रक्त के थक्के बनाने में भाग लेते हैं। तो ये रक्त के थक्के बनाने में आपके भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सी वाला जो है ये आपका गलत हो जाएगा। वे प्रतिजन एंटीजन से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। तो ये भी यहाँ पर गलत है। ए बी डी यहाँ पर आपका सही है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से रुधिर का तरल भाग कहलाता है। तो रुधिर का जो तरल भाग होता है ये आपका क्या कहलाता है? तो ये प्लाज्मा कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये आपका 120/80 mmHg होता है। ऑप्शन 1 सही है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है। तो WBC जो होती है इनका मुख्य कार्य आपका क्या हो जाएगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य की जो RBC होती है, लाल रक्त कणिकाएं, का जीवन काल 120 दिन होता है। रुधिर दाब को मापने वाला यंत्र स्पिग्नोमैनोमीटर है। लसीका रंगहीन सारीय व संवहन उत्तक है।
तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका जो है सही है? तो तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल है, कोरोनरी धमनी किसको रक्त प्रदान करती है? तो कोरोनरी धमनी जो होती है ये किसको रक्त प्रदान करती है? तो ये हृदय को रक्त प्रदान करती है। हीमोग्लोबिन निम्न में से किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करता है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है ये किसके साथ सर्वाधिक बंधुता प्रदर्शित करेगा? तो ये कार्बन डाई मोनोऑक्साइड के साथ। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही है। वायु की उपस्थिति में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के दहन होने पर बनने वाले उत्पाद क्रमशः हैं। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का अगर दहन होता है तो बनने वाले उत्पाद आपके Al2O3 और इधर हो जाएगा MgO। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं, तो बताइए। अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। कार्बनिक पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। तो अपघटन अभिक्रियाएं सामान्यतः ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का कंपोस्ट में अपघटन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो दोनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। तो दो कथन और कारण दोनों सही है यहाँ पर, लेकिन कारण आर जो है वो एक की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, जब किसी प्रगनली में दानेदार जिंक के टुकड़ों में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन मिलाकर गर्म किया जाता है तो होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। तो इसे किस प्रकार लिखा जाएगा? तो 2NaOH प्लस आपका जिंक है, फिर Na2ZnO2 यहाँ पर बनेगा और हाइड्रोजन निकल जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है। यहाँ पर दिया गया है MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। उपरोक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ये आपको बताना है। MnO2 जो है ये तो अपचयित हो रहा है और HCl जो है ये आपका उपचयित यहाँ पर हो रहा है। अगला सवाल है, नीचे दी गई सारणी में 4 विभिन्न विलयनों में पीएच और उनकी प्रकृति अम्लीय क्षारीय के बारे में सूचना दी गई है। इस सारणी में कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच का सन्निग्ध जो मान है वो 10 हो जाएगा और प्रकृति यहाँ पर क्षारीय होती है। 2 यहाँ पर आपका सही है। वक्रीय नली व लार ग्रंथि की नली का अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक करता है? तो वक्रीय नली और लार ग्रंथि की नली का अस्तर का निर्माण कौन सा ऊतक यहाँ पर करेगा? तो ये आपका घनाकार एपिथीलियम ऊतक करता है। अगला सवाल देखिए, एडगर डेल के अनुभवों का शंकु के अनुसार निम्नलिखित शिक्षण अधिगम सामग्री का बढ़ता हुआ अमूर्तता का सही क्रम है। तो सही क्रम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? तो निरूपित अनुभव, फिर प्रदर्शन, प्रदर्शनी और चलचित्र। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर उपयोग का सिद्धांत नहीं है ये आपको बताना है। तो अध्यापक केंद्रितता का सिद्धांत। बाकी यहाँ पर चयन का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत और अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? तो श्रव्य दृश्य सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना ये यहाँ पर सही उद्देश्य नहीं है। विद्यार्थियों की सीखने की गति में सुधार करना, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना, अधिगमकर्ता की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, ये सब यहाँ पर सही हो जाएंगे। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी पदार्थ या वस्तु है जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती है और उसे पुनर्बलन प्रदान करती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये उपयुक्त कथन आपका किसका हो जाएगा? बटन का हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही है। एडगर डेल के अनुभव शंकु में सबसे अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव कौन सा है? तो एडगर डेल के अनुसार सबसे अधिक प्रभावी अधिगम कौन सा हो जाएगा आपका? अनुभव शंकु में। तो ये कौन सा है आपका? वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव है। अगला सवाल है, प्रभावी रूप से शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अनुशंसित नहीं है? तो यहाँ पर आपकी एक ही पाठ में बहुत सारी सामग्री का उपयोग करना यह आपकी अनुशंसित नहीं है। शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करने में, सूचना को लंबे समय तक धारण करने में, अधिगम अनुभव को आयोजित करने में, समग्र अधिगम सुगम्यता में। तो ये चारों कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो कौन सा आपका चार्ट का प्रकार यहाँ पर नहीं है? पोस्टर, टी चार्ट, फ्लो चार्ट, टाइम चार्ट। तो यहाँ पर आपका पोस्टर नहीं है। ऑप्शन 1 सही है। यहाँ पर लिंगवा फोन किस प्रकार की सामग्री है? तो लिंगवा फोन आपकी दोस्तों श्रव्य सामग्री है। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, संग्रहालय को हम किस प्रकार की शिक्षण और अधिगम सामग्री की श्रेणी में रखेंगे? तो संग्रहालय को किस प्रकार की सामग्री में रखेंगे? दृश्य सामग्री में। ऑप्शन 2 सही है। अगला सवाल है, गणित विज्ञान किट के
प्रमुख उपकरणों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेपियर पट्टियां लंबी लंबी पट्टियां होती है जिसमें 0 से 10 तक नंबर लिखे होते हैं। डाइनिस ब्लॉक सामान्यतः रबड़ के बने ब्लॉक्स होते हैं। दो भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। सत्य कथन यहाँ पर बताना है आपको। सत्य कथन कौन सा है तो बताइए यहाँ पर सत्य कथन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन थर्ड सही होगा। डाइनिस ब्लॉक सामान्यतः रबड़ के बने ब्लॉक्स होते हैं और दो भिन्नों में छोटा या बड़ा ज्ञात करने के लिए संख्या चार्ट का उपयोग किया जाता है। वन यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विज्ञान के क्षेत्र में सभी गतिविधियों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। तो ये किसे माना जाता है, ये आपसे पूछा गया है। विज्ञान क्लब को माना जाता है। निम्न में से किस प्रकार के ग्राफ का निर्माण छड़ों के प्रयोग द्वारा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण करने में किया जाता है। तो ये आपके दंड ग्राफ का किया जाता है। अगला सवाल है, सही युग्मों का मिलान कीजिए। जियोजेब्रा, डिवाइडर, प्रोटेक्टर, टेलर फ्रेम। तो यहां पर आपको मिलान करना है, कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो जियोजेब्रा जो है इसमें आपके गणित संबंधी वेबसाइट यानी सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसके अलावा डिवाइडर में आपका वी आकार का होता है। प्रोटेक्टर जो है यहाँ पर आपका कोण को मापने हेतु, और टेलर फ्रेम जो है ये दृष्टि दोष वाले बच्चों में होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। तो कौन सी आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है यहाँ पर, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट, पोस्टर, ग्लोब, टेप रिकॉर्डर। तो टेप रिकॉर्डर आपकी दृश्य शिक्षण सामग्री नहीं है। निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री नहीं है। तो श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री यहाँ पर कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सिनेमा है, टेलीविजन है, वृत्तचित्र है, ग्रामोफोन यहाँ पर नहीं है। अगला सवाल है, श्रव्य दृश्य सामग्री अवबोध में सुविधा प्रदान करती है, अधिगमकर्ता के प्रत्यक्षीकरण को विकसित करने में सहायता करती है, अधिगमकर्ता की धारण शक्ति को बढ़ाती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा समूह प्रक्षेपित सामग्री का है। तो प्रक्षेपित सामग्री का समूह यहाँ पर कौन सा है। तो ये फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड, OHP, ट्रांसपेरेंसी और ओपेक प्रोजेक्टर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है। तो विज्ञान प्रयोगशाला जो है इसकी प्रमुख भूमिका यहाँ पर आपकी कौन सी नहीं है, यह आपको बताना है। तो वे जितने वैज्ञानिक तथ्यों को याद कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ाना, ये यहाँ पर प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है आपकी विज्ञान प्रयोगशाला की। जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं। तो यथार्थ और ठोस दिखाने के लिए किया जाता है छाया प्रकाश के माध्यम से, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे त्रिआयामी चित्रण कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग की दृष्टि से एडगर डेल द्वारा प्राप्त अनुभव शंकु के शीर्ष से तल की ओर सोपानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र लागू नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा शिक्षण सूत्र आपका लागू नहीं होगा। जटिल से सरल, सूक्ष्म से स्थूल, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ पर विशिष्ट से सामान्य आपका लागू नहीं होता है। अधिगम का दृश्य साधन कौन सा है। तो अधिगम का दृश्य साधन आपका एपीस्कोप यहाँ पर हो जाएगा। अधिगम का दृश्य साधन एपीस्कोप यहाँ पर हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसीज और स्लाइड्स उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है, तो ये आपके सॉफ्टवेयर कोमल उपागम का उदाहरण है। अगला सवाल है आपका, गणित शिक्षण में श्रव्य दृश्य सहायक उपकरणों का महत्व सबसे अच्छे रूप में कौन वर्णित करता है। तो सबसे अच्छे रूप में कौन वर्णित करेगा, तो ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं की बेहतर धारण में मदद करते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत पारदर्शी एवं अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखाया जाता है। तो कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री में पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों प्रकार की वस्तुओं को दिखाया जाता है। तो ये आपके एपीडायोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका सही होगा। तो ये यहाँ पर साइंस में से संबंधित एक पेपर हमने डिस्कस किया है जो कि आपका कलाम अकेडमी के द्वारा आयोजित करवाया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ये आपके एक तरीके से प्रैक्टिस के लिए होते हैं। तो अपने नोट्स पढ़िए और इन पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ताकि जो आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।